हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जांगेड। आज हम हमारी जीएसटी रिवीजन सीरीज़ का लास्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद में यस, आपने सही सुना, अपना पूरा जीएसटी ख़त्म। ओ ये बल्ले बल्ले है ना। तो टेंशन मत लो, मैंने जैसे आपको प्रॉमिस करा था कि मैं पूरा आपका जीएसटी करवा दूंगी, तो मैं अपना पूरा प्रॉमिस कर रही हूँ। अब आपको आपका प्रॉमिस निभाना है, सारी वीडियोस को देखना है और फिर उसके बाद में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और मुझे अपनी मार्कशीट का स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, सिर्फ एक ई बे बिल का टॉपिक बचा है, बाकी अपनी पूरी जीएसटी की मैराथन कंप्लीट हो चुकी है। मतलब मैराथन इन द सेंस रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो अपन ई बे बिल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो ई बे बिल होता है ना, उसके अंदर एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसके अंदर डिटेल्स ऑफ सप्लायर, रेसिपेंट और गुड्स की जो डिटेल्स होती है वो जाती है। और जो पार्ट बी होता है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टर की जो डिटेल्स होती है ना वो जाती है, ठीक है। जो ई बे बिल होता है ना वो ओनली गुड्स के केस में बनता है, रूल 138 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट टू ई बे बिल। वाई इंट्रोड्यूस, ई बे बिल क्यों इंट्रोड्यूस करा था, क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी ई बे बिल की, है ना। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? टू कंट्रोल स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ बोगस इनवॉइस। बोगस इनवॉइस किसको कहते हैं? नकली बिल रिलेटेड टू गुड्स। अपन जो गुड्स से रिलेटेड नकली बिल बना लेते हैं, बोगस इनवॉइस इशू कर लेते थे और चोरी कर लेते थे, तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए अपन ने बनाया है टू कंट्रोल टैक्स इवेजन। जो टैक्स की चोरी करते थे अपन ने उसको कम करने के लिए ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और अपन को ये भी पता चलता जाएगा कि जो गुड्स हैं अपने, अपन उनको ट्रैक कर पाएंगे कि किस जगह पे वो हैं, ठीक है। क्या ये जो ई वे बिल है ये मैंडेटरी है? यस, मैंडेटरी इन सच कंडीशंस। जो अगर ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो उस केस के अंदर जो ई बे बिल है वो बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। अब मैम वो कंडीशंस क्या है? जो गुड्स है उनका मूवमेंट होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, जो गुड्स हैं कंसाइनमेंट के अंदर, वो उसकी जो वैल्यू है वो एक्सीड कर जानी चाहिए 50,000, ठीक है। फॉर लेस देन इट इज़ एन ऑप्शनल। अगर 50,000 से कम है वैल्यू तो उनके लिए ऑप्शनल हो जाएगा। इन द फॉलोइंग केसेस ई बे बिल इज़ मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। क्या बोला मैंने? सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला कि ई बे बिल अपने बोगस इनवॉइस को बचाने के लिए बनाया था, टैक्स इरेजन को बचाने के लिए और अपने गुड्स का मूवमेंट करने के लिए बनाया था। जो ई बे बिल है वो मैंडेटरी हो जाता है अगर अपने दो कंडीशंस पूरी होते हैं। पहली कंडीशन अपने पास में आती है कि जो मूवमेंट्स गुड्स है उनका मूवमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये आती है कि जो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब जो गुड्स की वैल्यू है जो जा रही है, उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 50,000 से कम है तो उस केस के अंदर ई बे बिल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है कि इस केस के अंदर अगर ई बे बिल बनाना पड़ेगा, आपको मैंडेटरी हो जाएगा, इवन दो अगर आपकी जो 50,000 वाली जो लिमिट है उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा तो भी आपको बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है इस केस में। कौन कौन से केसेस है? सबसे पहला केस है अगर आपने प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर या जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल अगर आपने गुड्स की सप्लाई करी है तो, या फिर अगर आप मूवमेंट कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो उस केस के अंदर मैंडेटरी है बनाना। Important, mandatory only in the case of intrastate. If interstate supply, if intrastate then normal 50,000 वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल होगी। क्या बोला मैंने? अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब एक स्टेट दूसरी स्टेट से, दो डिफरेंट स्टेट के अंदर, दो डिफरेंट यूटी के अंदर, या फिर एक स्टेट और एक यूटी, इनके अंदर अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो उस केस के अंदर मैंडेटरी हो जाएगा आपको ई बे बिल बनाना, अगर कंडीशन पूरी हो भी रही है या नहीं भी हो रही है उस केस में भी। लेकिन अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करो सेम स्टेट के अंदर तो उस केस के अंदर नॉर्मल जो अपनी 50,000 वाली कंडीशन है वो ही एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू है उसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या लेते हैं, जितनी भी वैल्यू ऑफ गुड्स होते हैं वो उसमें से माइनस कर देते हैं जितने भी एग्जेम्प्टेड गुड्स होते हैं। जो भी एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू होगी वो अपन इसमें माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे जीएसटी और प्लस कर देंगे सेस। तो जो वैल्यू आएगी वो अपनी आ जाएगी कंसोलिडेटेड बिल की वैल्यू, और इसी को अपन कहते हैं कि जो ये अमाउंट है ये 50,000 से ज़्यादा होते से अपन को ई बे बिल बनाना है। एक्सपोर्ट भी इंक्लूड नहीं करेंगे इस केस के अंदर, जो एक्सपोर्ट होगा ना उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ई बे बिल मेड बाय, कौन बनाता है ई बे बिल? अगर बाय रोड है तो ई बे बिल
कैन बी मेड बाय एनी अदर पर्सन, एनी ऑफ द अबव पर्सन, या तो सेंडर, ट्रेडर, ट्रांसपोर्टर या रिसीवर, इनमें से कोई भी बना सकता है। ठीक है। जो ई वे बिल होता है बाय यूजिंग जीएसटिन से बनाते हैं, रजिस्टर पर्सन होते हैं वो तो जीएसटिन से बनाते हैं, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में वो पैन नंबर या फिर अपना आधार कार्ड नंबर जो होता है उससे भी बना सकते हैं। और अगर तुम बाय रोड नहीं, अगर तुम बाय एयर, रेल या फिर शिप से भेज रहे हो तो उस केस के अंदर सिर्फ सप्लायर या फिर रिसिपेंट बिफोर अबव मेंशन कंडीशंस को पूरी करते हुए बट क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स ही होनी चाहिए, तो उस केस के अंदर सप्लायर और रिसिपेंट ही बना सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टर है वो नहीं बना सकता। ठीक है। जो ई वे बिल होता है ना वो 12 डिजिट का न्यूमेरिकल नंबर होता है। ठीक है। अब टाइप ऑफ ई वे बिल, अपने पास में दो टाइप के ई वे बिल होते हैं। पहला ई वे बिल होता है नॉर्मल ई वे बिल और एक होता है बल्क ई वे बिल। जो नॉर्मल ई वे बिल होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑफ वन टाइप और वन HSN कोड के, HSN कोड मैंने आपको बताया था। HSN कोड क्या होता है, एक तरीके का कोड होता है हर एक पर्टिकुलरली एक आइटम का या फिर किसी टाइप, है ना, तो उनको कोड दे रखा है। अगर वो सेम है तो उस केस के अंदर नॉर्मल बिल है। और क्या है, जैसे HSN कोड की मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अगर आपका जो टर्नओवर है ना, अगर वो 5 करोड़ तक है तो उस केस में आपकी जो HSN कोड की डिजिट होगी ना वो 4 डिजिट की होगी। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो उस केस में जो आपकी HSN कोड होगा वो आपका 6 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है। अब दूसरी साइड आता है अपने पास में बल्क ई वे बिल। बल्क ई वे बिल क्या होता है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ गुड्स, अलग अलग टाइप के गुड्स, जैसे पेन भी जा रहा है, बॉटल भी जा रही, मार्कर भी जा रही, रबड़ भी जा रही, हैंकी भी जा रही, शर्ट भी जा रही है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के मल्टीपल प्रोडक्ट्स जा रहे हैं विथ मल्टीपल HSN कोड। आज पेन का HSN कोड अलग होगा, फ़ोन का अलग होगा, शर्ट का अलग होगा, बॉटल का अलग होगा इस केस में। ठीक है। सपोर्ट विद द एक्सेल शीट के साथ में एक सपोर्ट होते हुए ये जाता है। जो HSN कोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनेचुअल कोड, नॉमिनेचुअल कोड, सॉरी, है ना। अब कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल कौन कैंसिल कर सकता है? ई वे बिल जो होता है वंस जनरेटेड कैन नॉट बी कैंसल बट विद इन 24 आवर्स आफ्टर वेरिफिकेशन नो कैंसिलेशन। जो आपका ई वे बिल है वो जनरेट करने के बाद में 24 घंटे के बाद में कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उस केस में नो कैंसिलेशन। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट, व्हेन ई-वे बिल विल नॉट रिक्वायर्ड इवन व्हेन द वैल्यू इज़ अबव 50,000। अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा की भी वैल्यू हो जाती है तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर आपको ई-वे बिल 50,000 की कंडीशन होने के बावजूद भी आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है ई-वे बिल। अगर कोई नॉन मोनेटाइज व्हीकल होगी जो विदाउट मोटर के साथ में व्हीकल जा रही है उसके लिए आपको ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो उसमें, अगर नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, क्या है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उस केस में भी ज़रूरत नहीं है। जो ज्वेलरी एंड जेम्स, कोल एक्सेट्रा जो होते हैं उस केस के अंदर भी अपन को ज़रूरत नहीं होती। अगर LPG गैस जा रही है, कैरोसिन ऑयल जा रहा है, पोस्ट या पार्सल या फिर मेल्स जा रहे हैं तो उस केस के अंदर, या फिर करेंसी जा रही है, नॉट कवर्ड इन गुड्स। ठीक है। जो करेंसी होती है वो गुड्स के अंदर कवर नहीं होती है। अपन को गुड्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है। जिन को आती है वो गुड्स की डेफिनेशन लिख के बताओ मुझको नीचे कमेंट्स में, है ना। अब क्या है, और नेक्स्ट क्या बोला, अगर कस्टम कंट्रोल गुड्स जो है जो पोर्ट से वेयर हाउस जा रहे हैं या फिर मूवमेंट हो रहा है आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, जो शेड्यूल 3 के अंदर आते हैं, जॉब वर्कर का केस हो गया उसको छोड़ के, अगर गवर्नमेंट सर्विस स्पेसिफाइड एरिया के अंदर हो रही है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के गुड्स है जैसे कि डिफेंस के गुड्स हो गए, आर्मी इक्विपमेंट्स और ये सारे, उस केस में नहीं लगती। अगर एम्प्टी कंटेनर्स जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में तो उसमें ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे अप टू धर्म काटा, जहाँ पे जो इनका जो ट्रक्स का वेट होता है ना, अगर वहाँ तक जा रहे हैं तो उस केस के अंदर नहीं होता। अगर गुड्स टू नेपाल और भूटान अगर जा रहे हैं, अगर गुड्स भेज रहे हैं अपन नेपाल और भूटान, तो उस केस के अंदर भी अपन को ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इवन दो अगर अपनी जो लिमिट है गुड्स की वो 50,000 क्रॉस कर जाती है तो भी। ठीक है। वैलिड पीरियड फॉर द ई-वे बिल, वैलिड पीरियड क्या होता है ई-वे बिल का, देखिए, अगर है ना कार्गो के टाइप ऑफ एंड डेस्टिनेशन, एक होता है अपने पास में नॉर्मल कार्गो, एक होता है ओवर डायमेंशन कार्गो, एक होता है मल्टी कार्गो
कार्गो सॉरी, है ना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नॉर्मल कार्गो। जो नॉर्मल कार्गो है उसके अंदर अगर आप अप टू 200 किलोमीटर्स, चेक कर लेना अमेंडमेंट है, और पहले था इसके अंदर 100 किलोमीटर्स, अगर अप टू 200 किलोमीटर्स चल रहा है तो उसके इसमें 1 डे अपन मानेंगे, और अगर एक्सेस 200 किलोमीटर्स पे भी अपन 1 डे मानेंगे, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। और अगर ओवर डायमेंशन कार्गो का मतलब क्या होता है? ओवर डायमेंशन कार्गो, जैसे आपको यहाँ पे मेरा छोटू सा डायग्राम दिख रहा हो, तो जैसे ट्रक्स नहीं होते जिसमें सरिये जा रहे होते हैं ऐसे बाहर, अगर एक बार के लिए एक तो होता है अपने पास में जो भूसा जाता है, आई थिंक उसको वही कहते हैं ना, मतलब खेतों से निकला हुआ जो चारा वेस्ट होता है वो है, आपने देखा हो तो बहुत बड़े बड़े ट्रक्स में जो पूरे ढके के ढके रहते हैं, उनको अपन ओवर डायमेंशन कार्गोज नहीं कहते, उनको कहते हैं जिसके अंदर जो सरिये वरिये जाते हैं, मतलब जो एरिया है उसका उससे बाहर, मतलब अपन उसको कम नहीं कर सकते, उस केस के अंदर जो ओवर डायमेंशन कार्गोज होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन ओवर डायमेंशन कार्गो कहते हैं। और उस केस में अगर 20 किलोमीटर चल रहा है एक दिन के अंदर, मतलब 20 किलोमीटर के लिए एक दिन का ई-वे बिल वैलिड होता है, एक्सेस 20 किलोमीटर के लिए भी एक दिन, ठीक है। इस तरीके से अपन निकालते हैं। अब जो मल्टी डायमेंशन कार्गो होता है ना, इसके अंदर 2 केसेस आते हैं। एक तो आता है जिसमें बीच जो शिप होती है ना वो बीच में आती है ट्रांसपोर्टेशन में, और एक में नहीं आती। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार में गई, कार में ट्रांसपोर्ट करा, फिर शिप आई, शिप से ट्रेन में गया और ट्रेन से ट्रक में ट्रांसफ़र हुआ, और उसके बाद में जाके जो सामान है वो डिलीवर हो पाया। तो उस केस के अंदर अपन जो इसको ओवर डायमेंशन कार्गो की जैसे मानेंगे, मतलब 20 किलोमीटर पे एक दिन मानेंगे। और अगर बीच में शिप नहीं आ रही, मतलब कार, ट्रेन और ट्रक डायरेक्टली शिप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर अपन इसको नॉर्मल कार्गो की जैसे ट्रीट करेंगे, 200 किलोमीटर्स फॉर 1 डे, ठीक है। अब इसके अंदर एक है, अगर अपन को एक्सटेंशन चाहिए टाइम लिमिट का या फिर, है ना, तो उस केस के अंदर अपन को रीज़न देना पड़ेगा कि आप टाइम के अंदर विद इन टाइम जो आपका लगना था उसमें आप क्यों नहीं आए हो, आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप गुड बाय रोड वाला केस है तो आपको 8 घंटे के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा डिलीवरी कि आपने सामान लेट क्यों दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। जो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल होता है, अलग अलग सप्लायर के पहले तो अलग अलग ई-वे बिल क्रिएट होंगे, एंड देन उन सब को कंबाइन करके एक ई-वे बिल क्रिएट होता है, उसको अपन कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कहते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर्म नंबर जो होता है वो GST EWB 02 होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप के जो बिल्स होते हैं उन सबको कंसोलिडेट करके एक बिल बनाया जाता है, उसको कहते हैं अपन कंसोलिडेटेड बिल। कंसोलिडेटेड बिल जो होता है वो रिजेक्ट करा जा सकता है अदर पार्टीज़ के थ्रू। अपन रिजेक्ट कर सकते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जिसने जनरेट करा है वो तो 24 घंटे के अंदर अंदर में कैंसिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो अदर देन जनरेटर है, जिसने जनरेट नहीं करा, वो 72 आवर्स के अंदर ई-वे बिल को कैंसिल कर सकता है। टाइम लिमिट, टाइम ऑफ ई-वे बिल, ठीक है, ये हो गई। बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स, कब बनाया जाएगा ई-वे बिल को? ई-वे बिल को अपन बनाया जाएगा बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब अपने जो गुड्स है एक मतलब बाहर ट्रांसपोर्टेशन के जा रहे हैं उससे पहले बनाया जाता है, ठीक है। अब अपने पास में कुछ है, इंफॉर्मेशन एंड टू बी फर्निश प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो अपनी जाती है GST EWB 01 के अंदर। जितने भी डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहा है पर्सन इन चार्ज जो भी है, या फिर जो भी कन्वेंस चला रहा है, उसको उसके पास में होता है GST INV 1। जो इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स जो होता है वो उसको अपन देते हैं GST EWB 03। जो फैसिलिटी फॉर अनलोडिंग इंफॉर्मेशन जिसमें लिखी हुई होती है सारी की सारी, वो होता है GST EWB 04। और जो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल होएगा वो होएगा GST EWB 02, ठीक है। ये है एक अमेंडमेंट है, ई-वे बिल जनरेट ब्लॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव GSTR। अगर आपने GSTR की जो रिटर्न होती है, अपनी GSTR 1 की जो रिटर्न होती है, वो अगर आपने फाइल नहीं करी है 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए, तो उस केस के अंदर आप ई-वे बिल नहीं जनरेट कर पाओगे, आपको पहले करना पड़ेगा। यही लिखा है, नॉन फाइलिंग ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव GSTR 1 सेक्शन 35 रिटर्न अंडर सेक्शन 39, और नॉन फाइलिंग ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टरली टैक्स पेमेंट। आपने टैक्स का पेमेंट नहीं करा है 2 क्वार्टर के लिए कॉन्सिक्यूटिवली, सप्लाई अगर कंपोजिशन सप्लाई है तो उस केस के अंदर तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है।
इसी के साथ में अपना जो ये ई-वे बिल वाला चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है और साथ ही साथ के अंदर अपनी जो भी जीएसटी रिवीजन सीरीज़ के लेक्चर्स थे वो भी कंप्लीट होते हैं। अब मैंने मेरी तरफ से पूरी जान लगा दी है, अब आपको आपकी मेहनत करनी है। जो नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।